गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी अकेडमी बीकानेर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, और आज हम इसमें पढ़ेंगे बालक के विकास में वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वंशक्रम की भूमिका, फिर पढ़ेंगे वातावरण की भूमिका। एक वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी थी, वो था विकास वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल है। ये परिभाषा वेरी मोस्ट कई बार पूछी जा चुकी है, रीट में भी पूछी जा चुकी है ये, और सीटेट एग्जाम में भी ये पूछी जा चुकी है कि विकास वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल है। किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की। विकास बराबर वंशक्रम गुणा वातावरण, इस प्रकार देखिए भी ये पूछी जा चुकी है। दोनों तरीके से ये पूछी जा चुकी है। आपको देंगे विकास बराबर वंशक्रम गुणा वातावरण, यहाँ पर आपको प्लस दे सकते हैं, ऐसे कुछ स्टेटमेंट चेंज करके आपको दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है विकास बराबर वंशक्रम गुणा वातावरण, या विकास वंशक्रम व वातावरण का गुणनफल है। तो ये वुडवर्थ की परिभाषा है। अब हम देखेंगे कि एक बालक के विकास में, एक मानव के विकास में वंशक्रम की क्या भूमिका है। हमारे बालक या मानव के जीवन की शुरुआत, मतलब एक बालक के जीवन की शुरुआत किस प्रकार होती है, इस चीज़ को हम देखेंगे। बालक के जीवन का निर्माण किस प्रकार होता है। माता की तरफ से, माता में होते हैं 46 गुणसूत्र और पिता में होते हैं 46 गुणसूत्र। इसमें क्या होता है, माता की तरफ से आते हैं 23 गुणसूत्र और पिता की तरफ से आते हैं 23 गुणसूत्र। दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र मिलकर एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। आपसे पूछे कि जाइगोट का निर्माण कितने गुणसूत्रों से मिलकर होता है और माता की तरफ से कितने आते हैं और पिता की तरफ से कितने आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है माता में 46 गुणसूत्र होते हैं और पिता में 46 होते हैं, जिसमें से आधे गुणसूत्र 23 माता की तरफ से और 23 पिता की तरफ से आकर 46 गुणसूत्र मिलकर एक जाइगोट का निर्माण होता है। ये जाइगोट है, इसका दूसरा नाम होता है संयुक्त कोष। और ये जाइगोट होता है, इसका आकार होता है सुई की नोक के आकार के बराबर का ये होता है। ये जो 23 गुणसूत्र पिता की तरफ से आते हैं और 23 गुणसूत्र माता की तरफ से आते हैं, माता की तरफ से आते हैं उनको कहते हैं मातृकोष, पिता की तरफ आते हैं उनको कहते हैं पितृकोष। और ये अर्धकोशिकीय जनन कोष होते हैं, क्योंकि आधे हो जाते हैं, 46 में से आधे होके 23 गुणसूत्र होते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, एक कोशिका से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे जीवन की शुरुआत कितनी कोशिकाओं से होती है, तो एक कोशिका से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। आगे है कि जाइगोट का आकार सुई की नोक के बराबर होता है। जो ये 46 गुणसूत्रों से मिलकर जाइगोट बनता है, इसका जो आकार होता है वो सुई की नोक के बराबर होता है। माता व पिता की ओर से आने वाले अर्धकोश क्रमशः मातृ व पितृकोश मिलकर जाइगोट एक संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप एक बार जरूर दोबारा देखिए कि जो ये जाइगोट होता है ये 46 गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है, इसको कहते हैं संयुक्त कोश। और जो माता की तरफ से और पिता की तरफ से गुणसूत्र आते हैं उनको कहते हैं अर्धकोश। तो दो अर्धकोशों से मिलकर के एक संयुक्त कोश का निर्माण होता है और उसको हम कहते हैं जाइगोट। जाइगोट या संयुक्त कोश का निर्माण करते हैं मातृ व पितृकोश में 23 गुणसूत्र होते हैं जो मिलकर 46 हो जाते हैं, एवं जाइगोट नामक एक मानव कोशिका का निर्माण करते हैं। सुई के नोक के आकार की इस एक कोशिका से ही मानव जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो ये था एक जाइगोट, किस प्रकार जाइगोट बनता है, किस प्रकार जाइगोट का निर्माण होता है। आगे हम पढ़ेंगे बालक के शरीर व लिंग का निर्माण। बालक या बालिका के जो शरीर का निर्माण या लिंग का निर्माण किस प्रकार होता है, कि माता पिता से पुत्री पैदा होगी या पुत्र पैदा होगा, तो ये क्या होते हैं, गुणसूत्रों पर आधारित होते हैं। इसको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है, माता की तरफ से 23 गुणसूत्र आते हैं और पिता की तरफ से भी कितने आते हैं, 23 गुणसूत्र आते हैं। या आप डायग्राम के माध्यम से इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इस प्रकार का डायग्राम आप भी बना सकते हैं। तो ये 44 गुणसूत्र होते हैं इसमें, ये तो होते हैं काय गुणसूत्र। जैसे माता की तरफ से 23 गुणसूत्र आए,
इसमें से 22 गुणसूत्र तो काय गुणसूत्र होते हैं, एक गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। ध्यान रखना, माता की तरफ से जो 46, माता में कितने होते हैं, टोटल 46 होते हैं, जिसमें से आधे आते हैं 23 गुणसूत्र आते हैं, जिसमें से 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र, एक गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र का निर्माण करता है। काय गुणसूत्र का मतलब 22 गुणसूत्र जो शरीर निर्माण होता है उसमें योगदान करते हैं, और एक गुणसूत्र होते हैं वो लिंग निर्माण में सहायक होता है। तो टोटल मिला के 23, और पिता की तरफ से भी जो 23 गुणसूत्र आते हैं, इसमें 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र, एक गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है। तो लिंग गुणसूत्र टोटल मिला के एक माता की तरफ से और एक पिता की तरफ से टोटल मिला के ये हो गया आपके 2 गुणसूत्र, और काय गुणसूत्र 22 माता की तरफ से और 22 पिता की तरफ से मिला के ये 44 गुणसूत्र हो गए, वो काय गुणसूत्र हो गए। आगे हम देखते हैं, माता व पिता की ओर से आने वाले 23 गुणसूत्रों में से 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र कहलाते हैं, क्योंकि जो 23 गुणसूत्र आते हैं उसमें से 22 गुणसूत्र काय गुणसूत्र जो मिलकर कुल 44 हो जाते हैं और हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। जो ये 44 गुणसूत्र होते हैं वो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, जबकि एक एक गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होता है, जो एक माता की तरफ से और एक पिता की तरफ से जो मिलकर 2 हो जाते हैं एवं लिंग का निर्माण करते हैं। अगर इस डायग्राम के माध्यम से आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है तो इस थ्योरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। समझ में नहीं आया तो क्लास को आप एक बार नहीं 2 बार देखें, ज़रूर ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। और एक बालक का जो लिंग का निर्माण होता है, एक बालक के शरीर का निर्माण होता है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको, इस वंश क्रम को समझने के लिए इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि एक बच्चे का निर्माण किस प्रकार जाइगोट बनता है, संयुक्त कोष बनता है, और उसको जाइगोट को संयुक्त कोष कहते हैं। उसका आकार सुई की नोक के बराबर होता है, और जो हमारे जीवन की शुरुआत होती है वो एक कोशिका से होती है। और माता की तरफ, माता में कितने गुणसूत्र होते हैं, पिता में कितने होते हैं, माता की तरफ से कितने आते हैं, पिता की तरफ से कितने आते हैं, उसमें कितने गुणसूत्र काय गुणसूत्र होते हैं, कितने गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझने के लिए क्लास को आप 1 या 2 बार देखें तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। लिंग का निर्धारण, माता और पिता, एक लड़का या लड़की, उसके लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है कि जब जन्म लेता है तो माता की कोख में बच्चा पैदा होगा या बच्ची पैदा होगी, उसका निर्धारण किस प्रकार होता है, इस चीज़ को आज हम देखने वाले हैं। इधर होता है कि माता, इधर है पिता। 2 लिंग गुणसूत्र माता में माता की तरफ से आते हैं, 2 लिंग गुणसूत्र माता में होते हैं XX। माता में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो 2 होते हैं XX, और पिता में होते हैं वो XY होते हैं। तो ऐसे क्या होता है, माता की तरफ से आता है X गुणसूत्र और पिता की तरफ से आते हैं X गुणसूत्र। XX मिलके एक बालिका का जन्म होता है, और माता की तरफ से अगर X आता है, पिता की तरफ से Y गुणसूत्र आता है, तो XY गुणसूत्र मिलके बालक का जन्म होता है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, माता में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं और पिता में भी 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो माता में होते हैं वो XX होते हैं, पिता में XY होते हैं। अगर माता की तरफ से X गुणसूत्र आता है, पिता की तरफ से X आता है, तो XX मिलके बालिका का जन्म होगा, और माता की तरफ से X आता है, पिता की तरफ से Y आता है, XY मिलके बालक का जन्म होगा। अब इसको हम थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। बालिका में दोनों गुणसूत्र लंबे होते हैं। ध्यान रखना, जो बालिका का जन्म होता है XX, दोनों गुणसूत्र क्या होते हैं, लंबे होते हैं। बालक में एक लंबा एक बोना होता है। नोट, X गुणसूत्र होता है लंबा, Y गुणसूत्र होता है बोना। तो जो माता की तरफ से X आया वो तो लंबा होता है, पिता की तरफ से Y आया वो क्या होता है, बोना गुणसूत्र होता है। आगे हम देखते हैं, गर्भधारण के समय यदि माता का X गुणसूत्र पिता के X गुणसूत्र से संयोग करता है तो XX दोनों लंबे गुणसूत्र मिलकर क्या होता है, बालिका का जन्म होता है। बालिका के रूप में तथा माता का X लंबा गुणसूत्र एवं पिता का Y एक बोना गुणसूत्र से संपर्क करने पर XY एक लंबा व एक बोना गुणसूत्र मिलकर बालक के रूप में लिंग का निर्धारण होता है। तो किस प्रकार एक बालिका और बालक का लिंग निर्धारण होता है, इस चीज़ को हमने देखा। आगे ये पढ़ा हमने वंशक्रम की भूमिका, बालक के विकास में वंशक्रम की भूमिका। अब पढ़ते हैं बालक के विकास में वातावरण की क्या भूमिका होती है।
इसमें सबसे पहले हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे, वुडवर्थ, जिम्बर्ट और रोस की। इनकी हम परिभाषाएं देखेंगे क्योंकि ये परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती है। वुडवर्थ ने कहा, वे सभी तत्व जो हमारे को या बालक को जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं वातावरण कहलाते हैं। आपसे ये परिभाषा देके पूछे कि परिभाषा किसकी है। वे सभी तत्व जो बालक को जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं वो वातावरण है। ये परिभाषा वुडवर्थ की है। वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली है एवं जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रभावित करती है उसे वातावरण कहते हैं। ये जिम्बर्ट की परिभाषा है। हमारे चारों तरफ की वह शक्ति जो हमें जन्म से ही प्रभावित करने लगती है उसे वातावरण कहते हैं। तो ये रोस की परिभाषा है। तो ये मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा है। यह वह परिभाषाएं हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई। तो आपको कैसे वुडवर्थ, जिम्बर्ट और रोस की परिभाषाओं किस प्रकार याद रख सकते हैं। जो वातावरण की परिभाषाएं दी इन्होंने, तो वुडवर्थ ने तत्व शब्द का प्रयोग किया है कि वे सभी तत्व जो हमारे को या बालक को जीवन पर्यंत प्रभावित करते हैं। तो आपको ध्यान रखना तत्व शब्द आए तो ये है वुडवर्थ की। और जिम्बर्ट ने बताया वे सभी वस्तुएं, जिम्बर्ट ने वस्तुएं शब्द का प्रयोग किया कि वे सभी वस्तुएं जो हमारे चारों तरफ फैली है जन्म से मृत्यु पर्यंत प्रभावित करती है उसे वातावरण कहते हैं। रोस ने हमारे चारों तरफ की वह शक्ति शब्द का प्रयोग किया है वातावरण की परिभाषा देने के लिए। वो रोस की है जो हमें जन्म से ही प्रभावित करने लगती है उसे वातावरण कहते हैं। आगे देखेंगे हमें वातावरण के प्रभाव। एक बालक के विकास में बालक के विकास पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। जन्म स्थान का प्रभाव। एक बालक के विकास पर जन्म स्थान का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है कि वो कौन से उसका जन्म का जो स्थान है उसका प्रभाव पड़ता है। जन्म क्रम का प्रभाव। बालक कौन से नंबर का है, पहले नंबर का है, दूसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का, तो जन्म क्रम का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। भौगोलिक परिवेश का प्रभाव। जिस प्रकार की जलवायु में बालक पैदा होते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो दक्षिण भारत में लोग पैदा होते हैं या उत्तर भारत में या मध्य भारत में, तो जिस प्रकार की जलवायु होती है तो लोगों में क्या होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है और अंतर रहता है। तो भौगोलिक परिवेश का प्रभाव भी पड़ता है। पोषण का प्रभाव। एक बालक को किस प्रकार का पोषण मिल रहा है उसका प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। आयु का प्रभाव भी पड़ता है। माता पिता, यहाँ पर माता पिता की जो आयु होती है उसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। समाज का प्रभाव। किस समाज में बालक पैदा हुआ है उसके आसपास का समाज किस प्रकार का है उसका प्रभाव भी पड़ता है। परिवार का प्रभाव। बालक के विकास पर परिवार का प्रभाव पड़ता है। विद्यालय का प्रभाव। मित्र मंडल का प्रभाव। किस प्रकार के मित्र मंडली में एक बालक रह रहा है उसका प्रभाव भी पड़ता है। परिपक्वता का प्रभाव। ये परिपक्वता मेच्योरिटी, माता पिता की जो परिपक्वता होती है उसका प्रभाव। खेल मैदान का प्रभाव। एक बालक का सामाजिक विकास, सामाजिकरण सबसे अधिक खेल मैदान में होता है। ये स्टेटमेंट आपसे पूछे कि एक बालक का सामाजिक विकास या सामाजिकरण सबसे अधिक कहाँ होता है, तो खेल के मैदान में सबसे अधिक उसका सामाजिक विकास होता है। तो ये था एक बालक के विकास में वंशक्रम वातावरण की भूमिका। आगे हम पढ़ेंगे जो विभिन्न अवस्थाएं होती है जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, उस अवस्थाओं को हम पढ़ने वाले हैं आगे वाली क्लास में। विभिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास। पहले हम पढ़ेंगे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था। इन अवस्थाओं में बालक का विकास किस प्रकार होता है। तो पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं हम एक नई क्लास के